नमस्ते दोस्तों, सोहन माइंड मैप गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। ये टॉपिक आपको सभी एग्जाम में काम आएगा और पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि सांस अंदर कैसे जाती है और बाहर कैसे आती है। इसके बजाय हम हवा के एक अदृश्य कण का पीछा करने वाले हैं, नाक से शरीर के अंदर प्रवेश करने से लेकर खून की नदियों में तैरने तक। सही कहा, खून में तैरना, कोशिकाओं तक पहुंचना। और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसकी कहानी असल में पाचन तंत्र के बिना अधूरी है। एकदम सही पॉइंट। डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, हम सब जानते हैं कि खाना खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो पचकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन है। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ पेट में ग्लूकोज होने भर से शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी के टैंक में पेट्रोल तो है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक स्पार्क की जरूरत होती है। और वो स्पार्क ऑक्सीजन है। बिल्कुल। जब पाचन तंत्र से मिला ग्लूकोज और श्वसन तंत्र से मिली ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं, तब जाकर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन यानी एक तरह का दहन। हाँ, एक तरह का नियंत्रित दहन समझ लीजिए। जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के अणु को तोड़ती है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। और साथ ही रिलीज होती है वो चीज जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, ऊर्जा। तो पाचन तंत्र ने सिर्फ कच्चा माल दिया, लेकिन श्वसन तंत्र ने उस कच्चे माल को जलाकर असल ताकत पैदा की। ये सच में एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप है। तो चलिए अब उस हवा की यात्रा को ट्रैक करते हैं जो इस पूरे कारखाने को चलाती है। हवा की एंट्री से शुरू करते हैं। हाँ, हवा की एंट्री होती है नाक से। नोज में नाक की बनावट को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। जैसे कि वो छोटे बाल। बिल्कुल, नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वे एक प्राइमरी फिल्टर का काम करते हैं। वे हवा में तैरने वाले धूल कणों को वहीं रोक लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है म्यूकस मेम्ब्रेन का रोल, जो कि बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत आश्चर्यजनक है कि यह झिल्ली रोजाना लगभग आधा लीटर म्यूकस बनाती है। आधा लीटर? हाँ, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ इतनी मात्रा में सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। अजीब लगता है, लेकिन ये आधा लीटर म्यूकस शरीर की रक्षा का एक बहुत ही अचूक हथियार है। वो कैसे? ये गोंद की तरह काम करता है। जो बैक्टीरिया या कीटाणु नाक के बालों से बचकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वे इस म्यूकस में चिपक जाते हैं। ओहो, मतलब एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल। इसके अलावा इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, एयर कंडीशनिंग का। एयर कंडीशनिंग शरीर के अंदर? हाँ, बाहर की हवा चाहे कितनी भी ठंडी या गर्म क्यों न हो, ये म्यूकस मेम्ब्रेन उस हवा को शरीर के अंदर जाने से पहले एकदम शरीर के तापमान के बराबर कर देती है। यानी फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही हवा एकदम साफ और सही तापमान पर सेट हो जाती है। बिल्कुल। नाक से निकलकर यह हवा आगे बढ़ती है ग्रसनी की तरफ, जिसे फेरिंग्स कहते हैं, जो कि एक बहुत ही बिजी चौराहा है। हाँ, क्योंकि जो खाना हम निगलते हैं और जो हवा हम लेते हैं, दोनों इसी एक रास्ते से होकर गुजरते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा रिस्क यह है कि खाना सांस की नली में न चला जाए। और यहीं पर काम आता है एक छोटा सा ढक्कन, एपिग्लॉटिस। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो एपिग्लॉटिस की इंजीनियरिंग कमाल की है। ये ढक्कन एक स्मार्ट ट्रैफिक कॉप की तरह है जो सीधा दिमाग से सिग्नल लेता है। ट्रैफिक कॉप? हाँ, जब भी कोई इंसान कुछ निगलता है तो दिमाग एपिग्लॉटिस को सिग्नल भेजता है कि विंड पाइप यानी सांस की नली को तुरंत बंद कर दो, ताकि खाना सीधे पेट वाली नली में जाए। एग्जैक्टली। लेकिन कभी-कभी ये ट्रैफिक कॉप कंफ्यूज भी हो जाता है ना? हाँ, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है। जैसे डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय अगर हम बात कर रहे हों या किसी चुटकुले पर जोर से हंस पड़ें तो अचानक ठसका लग जाता है। बिल्कुल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग बात करने या हंसने में बिजी हो जाता है और एपिग्लॉटिस को सही टाइम पे सिग्नल नहीं दे पाता। और फिर ढक्कन खुला रह जाता है। ढक्कन खुला रह जाता है और खाने का कोई छोटा सा टुकड़ा सांस की नली में गिर जाता है। और हमारे फेफड़े किसी भी बाहरी चीज को लेकर इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वे तुरंत एक जोरदार रिफ्लेक्स एक्शन लेते हैं। वो पूरी ताकत से हवा बाहर फेंकते हैं। हाँ, ताकि वो खाने का कण बाहर निकल जाए, जिसे हम खांसी आना कहते हैं। ये शरीर का अपना इमरजेंसी इजेक्शन सिस्टम है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ग्रसनी से सुरक्षित बचकर हवा पहुंचती है स्वर यंत्र में, जिसे लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। हाँ, इसी के कारण हम बात कर पाते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में एडम्स एप्पल का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है।
गले के बाहर जो एक हड्डी सी उभरी हुई दिखती है। हाँ, और यहाँ बायोलॉजी का एक बहुत ही सटीक डेटा पॉइंट है जो सुनने वालों को बहुत रोचक लगेगा। वो क्या है? पुरुषों में वोकल कॉर्ड की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। 20 मिलीमीटर? हाँ, ये थोड़ा बड़ा और मोटा होता है, ठीक गिटार के मोटे तार की तरह। इसी वजह से पुरुषों की आवाज भारी होती है, यानी उसकी पिच लो होती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ महिलाओं में एडम्स एप्पल बाहर की तरफ विकसित नहीं होता और उनके वोकल कॉर्ड की लंबाई सिर्फ 15 मिलीमीटर होती है। मतलब सिर्फ 5 मिलीमीटर का अंतर। हाँ, ये गिटार के पतले तार जैसा है। इस 5 मिलीमीटर के छोटे से अंतर की वजह से ही महिलाओं की आवाज की पिच हाई होती है और वो अधिक पतली और मधुर सुनाई देती है। सिर्फ 5 मिलीमीटर का फर्क पूरी आवाज बदल देता है। ये सच में अमेजिंग है। बिल्कुल है। अब वॉइस बॉक्स से आगे बढ़ते हुए हवा श्वास नली में जाती है, यानी ट्रेकिया। ये एक पाइप है, लेकिन ये कभी पिचकता नहीं है। इसके पीछे भी एक खास मैकेनिज्म है। हाँ, इस नली के ऊपर कार्टिलेज के यानी नरम हड्डी के 16 से 20 छल्ले लगे होते हैं, रिंग्स। जैसे वैक्यूम क्लीनर का पाइप होता है? एग्जैक्टली, वैक्यूम क्लीनर के उस पाइप की तरह जिसमें प्लास्टिक के रिंग्स होते हैं, ताकि जब हवा तेजी से खींची जाए तो वो पाइप आपस में चिपक ना जाए। और ये ट्रेकिया आगे जाकर छाती में 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। हाँ, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। यहाँ से फेफड़ों का स्ट्रक्चर शुरू होता है, जो देखने में किसी उल्टे लटके हुए पेड़ की तरह लगता है। शाखाओं की तरह। बिल्कुल। ब्रोंकाई आगे चलकर कई छोटी छोटी और पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन ब्रोंक्यूल्स के एकदम आखिरी सिरों पर छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, अंगूर के गुच्छों जैसी संरचनाएं, जिन्हें एल्वियोली या कुपिका कहते हैं। हवा अंततः जाकर इन्हीं करोड़ों एल्वियोली में भर जाती है। फेफड़ों के लेकर एक और बहुत ही मजेदार फैक्ट है। साइज वाला? हाँ, सुनने में लगता है कि दोनों फेफड़े बिल्कुल एक जैसे और बराबर साइज के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा दायां फेफड़ा बाएं से थोड़ा बड़ा होता है। दाएं फेफड़े में 3 हिस्से या लोब होते हैं, जबकि बाएं में सिर्फ 2 लोब होते हैं। और इसका कारण बहुत ही लॉजिकल है। इंसान का दिल छाती में बाईं तरफ थोड़ा झुका होता है, इसलिए बाएं फेफड़े को उस दिल के लिए अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। नेचर की पैकेजिंग बहुत कमाल की है। और इन दोनों फेफड़ों को किसी भी रगड़ या झटके से बचाने के लिए इनके चारों तरफ एक डबल लेयर वाली झिल्ली होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन? हाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब फेफड़ों का स्ट्रक्चर तो बहुत एडवांस्ड है, लेकिन यहाँ एक कैच है। वो ये कि फेफड़ों के पास खुद की ऐसी कोई मांसपेशी नहीं होती जिससे वे फैल या सिकुड़ सके। एग्जैक्टली, वे खुद हवा अंदर नहीं खींच सकते। इसके लिए उन्हें एक बाहरी मैकेनिज्म की जरूरत होती है, डायाफ्राम। डायाफ्राम ये फेफड़ों के ठीक नीचे एक बड़ी गुंबद के आकार की मांसपेशी है, जो असल में एक वैक्यूम पंख की तरह काम करती है। जब ये सिकुड़कर नीचे की तरफ जाता है तो छाती के अंदर खाली जगह बन जाती है। इस लो प्रेशर की वजह से बाहर की हवा तेजी से फेफड़ों में भर जाती है, और जब डायाफ्राम रिलैक्स होकर वापस ऊपर आता है तो वह फेफड़ों को दबाता है और हवा बाहर निकल जाती है। नीचे आना मतलब सांस लेना, ऊपर जाना मतलब सांस छोड़ना। इसे हम रियल लाइफ के एक उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कभी-कभी खेलते हुए या किसी एक्सीडेंट में जब किसी की पसलियों के ठीक नीचे जोर का मुक्का लगता है तो अचानक ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं आ रही है। हाँ, इंसान हवा के लिए तड़पने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि फेफड़े खराब हो गए, बल्कि उस तेज झटके की वजह से डायाफ्राम कुछ पलों के लिए अपना काम रोक देता है। बिल्कुल। जब तक डायाफ्राम वापस अपना रिदम नहीं पकड़ता, फेफड़े हवा खींच ही नहीं पाते। डायाफ्राम के बिना फेफड़े बिल्कुल बेबस हैं। बिल्कुल। अब जब हम हवा के फेफड़ों तक पहुंचने का पूरा रास्ता समझ चुके हैं, तो हमें रेस्पिरेशन के उन 3 मुख्य चरणों पर बात करनी चाहिए, जो असल में इस पूरे प्रोसेस की कोर है। हाँ, नोट्स के मुताबिक कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है हमें। तो चलिए देखते हैं कि एल्वियोली में हवा पहुंचने के बाद आगे क्या होता है। पहला चरण है बाह्य श्वसन, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यह वो स्टेज है जहां गैसों का एक्सचेंज होता है, और यहाँ जो मैथमेटिक्स है वो बहुत साफ है। गैसों का प्रतिशत? हाँ, जब हवा अंदर ली जाती है तो वो हमारे वायुमंडल का ही मिक्सचर होती है। मतलब 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल। लेकिन जब सांस बाहर छोड़ी जाती है तो ये समीकरण बदल जाता है। नाइट्रोजन 78 की 78% ही बाहर आ जाती है, क्योंकि शरीर को उसका कोई काम नहीं है। और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 21% से घटकर
17% रह जाती है। यानी 4% ऑक्सीजन शरीर ने इस्तेमाल कर ली। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव कार्बन डाइऑक्साइड में दिखता है, जो CO2 अंदर जाते समय केवल 0.03% थी, वो बाहर आते समय पूरे 4% हो जाती है। 4%? और सांस छोड़ते समय सिर्फ गैसें ही बाहर नहीं आती। अगर कोई सर्दियों में किसी आईने के सामने सांस छोड़े तो उस पर तुरंत भाप जम जाती है। जल वाष्प। हाँ, एक इंसान पूरे दिन में अपनी सांसों के जरिए लगभग 400 मिलीलीटर पानी जलवाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। 400 मिलीलीटर पानी सिर्फ सांस से बाहर आना, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सच में। खैर, अब आते हैं दूसरे चरण पर, गैसों का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। इसे एक तरह के डिलीवरी सिस्टम की तरह देख सकते हैं। फेफड़ों के एल्वियोली में हवा भर गई है, लेकिन ये ऑक्सीजन शरीर की हर कोशिका तक कैसे पहुंचेगी? इसके लिए एल्वियोली के चारों तरफ खून की बहुत ही बारीक नलियों का जाल होता है। और खून में मौजूद हीमोग्लोबिन यहाँ एक डिलीवरी ट्रक का काम करता है। बिल्कुल, वो एल्वियोली से ऑक्सीजन को पिक करता है, उसके साथ चिपक कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर शरीर के हर एक कोने तक दौड़ लगाता है। ऑक्सीजन की डिलीवरी तो बहुत सिंपल है, हीमोग्लोबिन ने उठाया और छोड़ दिया। लेकिन जब कोशिकाओं से कचरे के रूप में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना होता है, तो वो वापसी की यात्रा थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। हाँ, क्योंकि शरीर CO2 को वापस लाने के लिए सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहता। वो 3 अलग-अलग रास्तों से वापस आती है ना? सही कहा। लगभग 10 से 20% CO2 उसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर वापस आती है। और बाकी? करीब 7% CO2 खून के प्लाज्मा वाले लिक्विड में घुलकर आती है। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाइकार्बोनेट के रूप में बदल जाती है। 70% बाइकार्बोनेट के रूप में? हाँ, खून के जरिए ये बाइकार्बोनेट फेफड़ों तक पहुंचता है, वहां फिर से गैस में बदलता है और सांस के जरिए बाहर फेंक दिया जाता है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? हवा अंदर आई, फिल्टर हुई, फेफड़ों में गई, खून में बैठकर सफर किया और आखिर में कोशिका के दरवाजे तक पहुंच गई। और अब शुरू होता है तीसरा और सबसे क्रिटिकल चरण, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यही वो जगह है जहां सारा मैजिक होता है। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अनॉक्सी यानी बिना ऑक्सीजन वाला, और ऑक्सी जो भरपूर ऑक्सीजन के साथ होता है। पहले अनॉक्सी श्वसन की बात करते हैं। ये कोशिका द्रव में होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। बैक्टीरिया या कीटाणुओं में इसी तरह से ऊर्जा बनती है। लेकिन ये बिना ऑक्सीजन वाला इमरजेंसी सिस्टम इंसानों के अंदर भी तो काम करता है ना? हाँ, खासकर मांसपेशियों में। जैसे जब कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो, मान लीजिए कोई अचानक से तेज दौड़ने लगे, उस वक्त मांसपेशियों को तुरंत भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन फेफड़े उतनी तेजी से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते, तो मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देती हैं, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। समस्या ये है कि इस प्रक्रिया से सिर्फ 2 ATP ऊर्जा मिलती है। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी। सिर्फ 2 ATP, और इसके साथ एक खतरनाक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, लैक्टिक एसिड। ओहो, और यही वो लैक्टिक एसिड है जो ज्यादा एक्सरसाइज करने पर हमारे हाथ पैरों में भयंकर दर्द और थकान पैदा करता है। बिल्कुल, शरीर बता रहा होता है कि आपने इमरजेंसी सिस्टम ओवर यूज कर लिया है। लेकिन जब शरीर नॉर्मल स्थिति में होता है तब ऑक्सी श्वसन होता है। हाँ, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। इस चक्र में ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है और इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार होता है। जहां अनॉक्सी में सिर्फ 2 ATP मिल रहे थे, वहीं ऑक्सी श्वसन में कुल 38 ATP ऊर्जा जनरेट होती है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP। यही वो ऊर्जा है जो इस वक्त हमें बात करने की ताकत दे रही है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, ये जिंदगी की मशीनरी है। एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में औसतन 12 से 16 बार सांस लेता है। और हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। मुंह से सांस लेने पर फिल्ट्रेशन और टेम्परेचर कंट्रोल वाला सिस्टम बाईपास हो जाता है। सही कहा। इससे एक अहम सवाल उठता है। कैसा सवाल? हमने देखा कि ये पूरी मशीनरी, ग्लाइकोलिसिस, ATP, गैसों का सटीक प्रतिशत, ये सब पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पर काम करती है। शरीर खुद सब कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या होता है जब इंसान ध्यान या प्राणायाम जैसे गहरी सांस लेने वाली क्रियाएं करता है। ओह, हम उस अनैच्छिक प्रक्रिया पर जानबूझकर नियंत्रण कर रहे होते हैं।
एग्जैक्टली। क्या हम अपनी सांसों की गति बदलकर सीधे अपने कोशिकाओं की इस रासायनिक फैक्ट्री को नए निर्देश दे रहे होते?